कोशिश करेंगे कि इसमें से काफी ज्यादा पोर्शन जो है उसको तसल्ली बख्श किया है और इसमें से जो क्वेश्चन वगैरह है सारा कुछ है वो इजीली कवर हो जाए। सबसे पहले हम जिस हार्मोन की बात करेंगे वो है गैस्ट्रिन। कि गैस्ट्रिन होता क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने कहना है कि गैस्ट्रिन जो होता है बच्चों, ये आपका एक मिनट गैस्ट्रिन जो होता है, आप लोगों ने बच्चों ये कहना है कि गैस्ट्रिन जो है ये जनाब आपके जी सेल से बनता है। किधर से बनता है? आपके जी सेल ऑफ द स्टोमक और ड्यूडेनम से बनता होता है। ये गैस्ट्रिन जो होता है इसकी वजह से जनाब ये काम क्या करता होता है? जैसे ही गैस्ट्रिन की बात करनी है आप लोगों ने 2 से 3 बातें अपने माइंड में रखनी है। क्या ये एसिडिटी को ज्यादा करता है? तो बच्चों जब एसिडिटी को ज्यादा करेगा तो H प्लस की सिक्रीशन को ज्यादा करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। उसके बाद गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ये ग्रोथ ज्यादा करता है, फिर गैस्ट्रिक मोटेलिटी को भी ज्यादा करता है। गैस्ट्रिन के साथ जो भी हमने बात करनी है आप लोगों ने कहना है गैस्ट्रिन की वजह से हर चीज ज्यादा होगी। गैस्ट्रिक H प्लस की सिक्रीशन ज्यादा होगी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ग्रोथ ज्यादा होगी, गैस्ट्रिक मोटेलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, तीनों चीजें ज्यादा गैस्ट्रिन की वजह से, क्योंकि हर चीज ज्यादा। आपने इस तरह करना है कि गैस्ट्रिन क्या काम करती है? हर चीज को ज्यादा करती है। इसका एक सिंपल सा तरीका, यानी कि क्या, म्यूकोजा की ग्रोथ को ज्यादा करती है, H प्लस की सिक्रीशन को ज्यादा करती है, मोटेलिटी को ज्यादा करती है। अब आगे आ जाओ बच्चों, कौन सी चीजें इसको रिलीज करवाएंगी? अब हम इसकी तरफ आते हैं कि कौन सी चीजें इसको रिलीज करवाएंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके बंदे के पेट के अंदर अल्कली है या पीपी है, यानी कि अल्कली है, अब उसके अंदर जनाब आपका गैस्ट्रिन जो रिलीज होगा कि नहीं होगा? H प्लस रिलीज होगा कि नहीं होगा? तो आप लोगों ने कहना है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा जिसके अंदर क्या होगा, एक तरह का अल्कली होगा, तो वो क्या होगा, एक तरह का, उसके नतीजे में आप लोगों ने कहना है कि एसिड जो होगा वो आपका रिलीज होगा। सिंपल सी बात है कि जब अल्कली होगा। दूसरा, गैस्ट्रिक मोटेलिटी कब होगी बच्चों? अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका मैदा बिल्कुल फुल हुआ पड़ा है, ठीक हो गया, यानी कि स्टोमक जो है वो मुकम्मल तौर पर फुल है, किसी तरह का उसका साहब ही नहीं है, तो क्या होगा? ये भी यही रिलीज करेगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जिस वक्त आपका एक तरह का जो मैदा होगा वो डिस्टेंशन में होगा, जिस वक्त आपका जो मैदा होगा उसके अंदर खुराक जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, उस वक्त ही होता है। और कौन स्टिमुलेट करता है? H प्लस की सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता था? वेगस नर्व। वेगस नर्व कैसे करती थी? वेगस नर्व जो होती थी वो जनाब आपके स्टोमक के अंदर आती थी, स्टोमक के अंदर आकर पाराइटल सेल से आपकी एक तरह की H प्लस की सिक्रीशन को ज्यादा करती थी विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिन। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो वेगस नर्व होगी वो भी ये काम करती होती है, ये आपने कहना है। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जी सेल्स जो होते हैं, स्टोमक हो गया, यहाँ पे ड्यूडेनम यहाँ से रिलीज होता है, उसके बाद लिखा है हाई गैस्ट्रिक H प्लस सिक्रीशन, म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक मोटेलिटी को ये ज्यादा करता है। उसके बाद क्या लिखा है? हाई बाय स्टोमक डिस्टेंशन, अल्कलिनाइजेशन, ये सारा कुछ इसकी वजह से ज्यादा होगा, ठीक हो गया। अब लेट्स देखें कि यहाँ पे क्या बात उसने क्या लिखी हुई है, नोट उसने कहा हुआ है हाई बाई क्रोनिक पीपीआई यूज। मतलब क्या है, कब ज्यादा होगा? अगर एक बंदा है अगर वो बहुत ज्यादा देर से पीपीआई यूज कर रहा है तो उसके अंदर गैस्ट्रिन का लेवल ज्यादा होगा। और भाई पीपीआई क्या काम करते हैं? पीपीआई आपके मैदे की एसिडिटी को ज्यादा कम करते हैं, मतलब कि ये क्या काम करते हैं? ये अल्कली करते हैं, आपके मैदे की तेजाबियत को कम करते हैं, अल्कलाइनेजेशन करते हैं। तो जब ये अल्कलाइनेजेशन होगी, जब पीपीआई यूज करेंगे तो उसके नतीजे में गैस्ट्रिन ज्यादा रिलीज होगा, ये आपने याद करना है। आपकी एक डिजीज होती है जिसके अंदर जनाब गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन अन्यवा होती है, वो एक ट्यूमर की डिजीज होती है, उस डिजीज को कहा जाता है ज़िलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो ये ज़िलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है, जिसको हम गैस्ट्रिनोमा भी कहते हैं, ये आपने कहना है कि उसके अंदर भी गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? एनीवन कोई ऐसा बच्चे जिसको समझ? और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर भी आपका गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। गैस्ट्रिन जब भी माइंड में आगा, हर चीज ज्यादा। नंबर 1 अल्कलाइनाइजेशन होगी, गैस्ट्रिन रिलीज होगा, स्टोमक डिस्टेंशन होगा, गैस्ट्रिन रिलीज होगा। फिर उसके बाद अगर पीपीआई यूज करोगे गैस्ट्रिन ज्यादा रिलीज होगा। अगर फॉर एग्जांपल ज़िलिंगर एलिसन जो होगा उसके अंदर वैसे ट्यूमर होती है तो क्या होगा? एक तरह का गैस्ट्रिन रिलीज होगा। अब आ जाओ बच्चों, इसके थोड़ा सा ऑपोजिट क्या है? गैस्ट्रिन का तो आप लोगों को पता चल गया कि गैस्ट्रिन क्या काम करता है। अब हम आते हैं सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन गैस्ट्रिन क्या काम करता था? हर चीज को ज्यादा। सोमैटोस्टेटिन क्या काम करेगा? ये हर चीज को कम करेगा, ये हर चीज को कम करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने कहना है कि जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है, वैसे ये क्या हार्मोन होता है? ये जनाब आपके ग्रोथ हार्मोन को भी कम करता होता है। ये कैसा हार्मोन होता है ये आप लोगों को पता होगा, ठीक हो गया। हाँ जी जनाब, आप लोगों को पता है कि हाँ जी इसका मेन काम जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन को कम करना होता है। हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी थोड़े दिन पहले ही, जिसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमने ऑक्ट्रियोटाइड का ट्रीटमेंट पढ़ा था। मुझे आपको आप में से कोई बंदा बता सकता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का ऑक्ट्रियोटाइड का ट्रीटमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस किस जगह पे हम जनाब ऑक्ट्रियोटाइड जो होते हैं वो इस्तेमाल करते होते थे? शाबाश। एनीवन आपको पता है
गैस्ट्रिनोमा, ग्लूकोगनोमा, समझ आ रही है, उसके बाद एक्रोमीगैली, उसके बाद एसोफेजियल वेरिसिस है, उसके बाद कार्सिनाइट सिंड्रोम। इन सब के अंदर हम क्या करते थे, ये इस्तेमाल करते थे। तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सोमैटोस्टेटिन क्या होता है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि भाईजान जो सोमैटोस्टेटिन साहब होते हैं वो क्या है, वो जनाब एक तरह के आपके मतलब के जो सोमैटोस्टेटिन होता है वो आप लोगों का एक तरह का ग्रोथ हार्मोन होता है, वो ऑक्ट्रियोटाइड होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है। तो जब ये ऑक्ट्रियोटाइड है तो हम ये किसके अंदर दे सकते हैं, आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब ये कहाँ पे देंगे, इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ द वेसियस हार्मोन क्या होता है, सोमैटोस्टेसिस। इसके बदले हमने कहना है ऑक्ट्रियोटाइड इज एन एनालॉग यूज्ड टू ट्रीटमेंट एक्रोमीगैली, कार्सिनेट सिंड्रोम एंड वेरिसल ब्लीडिंग। ये आपने याद करना है। अब देखें ये हर चीज को कम करेगा, कैसे हर चीज को कम करेगा, सबसे पहले आपने कहना है गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन होगी उसको कम करेगा, ठीक हो गया। अब बच्चों थोड़ी सी बात को यार गौर करो, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये आपका मैदा शरीफ है, मैदे के अंदर जो ये खुराक पड़ी हुई है, इसको डाइजेस्ट होने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, एक सिंपल लॉजिक के साथ सोचें, इसके अंदर ऑब्जर्व होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए इसको जनाब एसिड की जरूरत है कि नहीं है, सबसे पहले मुझे ये बताएं, एसिड की जरूरत है ना। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिड ही नहीं आएगा तो क्या होगा, इसकी डाइजेशन ही नहीं होगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपको पता है कि यार यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, उनकी भी जरूरत होती है। उसके बाद अगर ये भी नहीं होगा तो भी काम खराब है। आपको पता है कि गाल ब्लैडर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल आता है, वो भी जनाब इसकी ब्रेकडाउन करता है। अब देखें हमने क्या कहा कि हाँ जी जनाब ये क्या काम करता है, ये जनाब सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ने नहीं देता, ये जनाब हर चीज को ब्लॉक करता है। बच्चों जब एसिड पैदा नहीं होगा डाइजेशन नहीं होगी, जब पैंक्रियाज से एंजाइम रिलीज नहीं होंगे खुराक और टूटेगी नहीं, जब बाइल नहीं आएगा तो स्टेरिफिकेशन नहीं होगी, खुराक मुकम्मल तौर पर कहाँ गई, फैट कहाँ गई, वो जनाब सारी की सारी आपकी एक तरह की स्टूल के अंदर गई, सारी की सारी ग्लूकोज कहाँ गई, आपके स्टूल के अंदर गई। जब ये सारी की सारी खुराक जो है वो जनाब आपके स्टूल के अंदर जा रही है तो ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है कि नहीं आ रहा, ग्रोथ हार्मोन को ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब मुझे ये बता दे, शाबाश, हाँ जी। तो इसका काम हर चीज के ऑपोजिट है, इसका काम क्या होता है, एक तरह का हर चीज के ऑपोजिट होता है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो अब देखें low gastric acid and pepsinogen secretion, low pancreatic and small intestine secretion, low gallbladder contraction, low insulin glucagon release, उसके बाद के हर चीज लो। अब देखें इसको जनाब एक तरह का रेगुलेट कौन करता है, जितना ज्यादा एसिड होगा उतना ये रेगुलेट होगा। और सिंपल सी बात, इसका काम क्या है यार, इसका काम होता है एसिड को कम करना। तो अगर आपकी क्या माल अब्जॉर्प्शन हो सकती है, बिल्कुल माल अब्जॉर्प्शन हो सकती है। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल माल अब्जॉर्प्शन ही होगी ना बच्चे, क्योंकि खुराक तो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, ना डाइजेस्ट हो रही है ना अब्जॉर्प्शन हो रही है किसी तरह की, वो सारी की सारी कहाँ जा रही है, स्टूल के अंदर जा रही है, तो माल अब्जॉर्प्शन ही होगी ना अगर ये लंबे अरसे तक एक तरह की इसकी ट्यूमर बन जाए तो। अब देखें हाई बाई एसिड, लो बाई वेगल स्टिमुलेशन, तो ये आपने कहना होता है कि इस तरह ये सारा सीन होता है। अब आगे जनाब आपका सीसी के हार्मोन कोलोसिस्टोकाइनिन, समझ आ गई जे, गैस्ट्रिन और उसके बाद सोमैटोस्टेटिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। सोमैटोस्टेटिन हर चीज को ब्लॉक करता है, हर चीज को। गैस्ट्रिन H प्लस की सिक्रीशन को बढ़ाता है, H स्टोमी के म्यूकोजा को ज्यादा करता है, हर चीज को ज्यादा करता है। अब आगे आ जाओ कि हाँ जी जनाब अगर क्लियर हो गया देता, सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन जिसको हम सीसी के हार्मोन कहते होते हैं बच्चों, आप लोगों ने ये कहना होता है कि ये जनाब आपके उस वक्त रिलीज होता है जब आपकी बॉडी के अंदर फैट आता है या फिर एक तरह का माइनस आता है। मेरी अब आप लोगों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है जिसको हम कहते होते हैं ना, मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि हाँ जी जनाब जब भी आपके मैदे के अंदर कोई ये फैट आता है तो फैट के नतीजे में आपका क्या हिसाब होता है। शाबाश, अगर आप सिंपल भाषा के अंदर मुझे देंगे बताएंगे, उसके नतीजे में आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो आपका जो फैट की जो डाइजेशन करता है, बाइल करता है कि नहीं करता, पैंक्रियाटिक एंजाइम करते हैं कि नहीं करते, तो बच्चों ये क्या कार्य करेगा, बाइल जो होगा गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब बाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर से बाइल आएगा, नंबर वन ये काम हुआ। पैंक्रियाटिक डक्ट्स के जरिए एक पैंक्रियाटिक एंजाइम आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। अब ये यहाँ पे तो आ गए, यहाँ पे जो सुराख होता था उसका नाम क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, शाबाश। यहाँ पे जो सुराख होता था उसका नाम क्या होता था, हाँ जी स्फिंक्टर ऑफ ओडी, उसके बाद एम्पल ऑफ वेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, ओडी स्फिंक्टर जो होगा उसको क्या करेगा, खोलेगा, एम्पुला वेटर क्या होगा उसको ओपन करेगा, तो क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ से फिर क्या करेगा, इधर से जनाब सारी की सारी इधर जाएगा। तो ये किसका काम है, सीसीकी का हार्मोन है। ये देखें ये जनाब जेएसएल से होता है, पैंक्रियाटिक सेक्रेशन ज्यादा करता है, गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन ज्यादा करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो होता है उसको रिलैक्स करता है। हमने भी यही बात डिस्कस की, जब फैट होती है तब ये रिलीज होता है, एक्ट ऑन न्यूरल मस्करीनिक पाथवे काज पैंक्रियाटिक सेक्रेशन, तो हमने भी ये कहा कि ये पैंक्रियाटिक सेक्रेशन करता है। अब आ जाओ जनाब सेक्रीटिन,
सक्रीटिन क्या होता है? गैस्ट्रिन और सक्रीटिन के बारे में दोनों कई बच्चे जो होते हैं वो जनाब आपका एक तरह का इसको एक तरह का ऑपोजिट समझ लेते हैं कि हाँ जी जनाब ये है क्या, ठीक हो गया। सक्रीटन क्या होता है? सक्रीटन के बारे में बच्चों आप लोगों ने ये कहना होता है कि ये जनाब आपका कब रिलीज होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड आता है, ये भी तब रिलीज होता है, ठीक हो गया। मतलब कि फैटी एसिड वगैरह जो ल्यूमन के अंदर आएगा तब ये रिलीज होता है। इसका भी काम क्या होता है? इसका काम भी ये होता है कि ये जनाब बाइल और पैंक्रियाटिक सेक्रीशन को ज्यादा करता है। सिंपल। आप लोगों ने क्या कहना है कि ये और सीसी के दोनों काफी हद तक सेम काम करते हैं। जैसा कि सक्रीटन क्या काम करेगा? सक्रीटन भी कब रिलीज होगा? जब आपकी बॉडी के अंदर एसिड फैटी एसिड इन ल्यूमन ऑफ द ड्यूडिनम होगा, ठीक होगा। ये ड्यूडिनम की बात है। अब देखें उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में जनाब पैंक्रियाटिक सेक्रीशन बाइकार्बोनेट ज्यादा होगी, हमने भी ये कहा था। गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन जो होगी इसके अंदर कम होगी, बाइल की सेक्रीशन ज्यादा होगी, ठीक हो गया। अब देखें हाई बाइकार्बोनेट काम क्या करते होते हैं बच्चों? बाइकार्बोनेट ये अल्कली है। अब आपको पता है कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो जनाब एसिडिक है। ये जनाब अल्कली जाती है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे एसिड होता है, उसके साथ मिलती है, उसको जनाब न्यूट्रलाइज करती है। तो आप लोगों ने कहना हाई कार्बोनेट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन ड्यूडिनम अलाउइंग पैंक्रियाटिक एंजाइम टू फंक्शन, ठीक हो गया। क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो अल्कली नेचर के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते होते हैं, तो इस वजह से उसने ये बात की हुई। क्लियर पई है? कोई गल पल्ले पई कि नहीं पई? सक्रीटीन और उसके बाद सीसी के तकरीबन मोर देन 80% सेम काम है। आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब जो सीसी के जो होता है, सक्रीटीन जो होता है वेस्ट सेल से रिलीज होता है, सीसी के जो होता है वो जनाब आपके आई सेल से रिलीज होता है। सीसी के जो होता है वो जनाब आप लोगों ने ये बात करनी होती है कि ये जनाब आपका एक तरह का मतलब के पैंक्रियाटिक सेक्रीशन जो हो गया, गाल ब्लैडर की सेक्रीशन जो हो गया, इसको जनाब ये ज्यादा करता होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी का जो काम होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने देखनी। सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों, सिर्फ 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा हाउ सक्रीटिन, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ सीसीबी कॉल्स डिक्रीज गैस्ट्रिक अपनी। देखें इसके अंदर पता होता है कि काश्यप इसके अंदर ये होता है कि ये स्टोमी को रिलैक्स करता है, ठीक हो गया। और इसका एक दो जगह पर इफेक्ट होता है ये रिलैक्स करने का। एक तो ये स्टोमिक के ऊपर इफेक्ट करता है जिसकी वजह से स्टोमिक रिलैक्स होता है। दूसरा ये जनाब आपके पेलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर इफेक्ट करता है जिसकी वजह से ये जनाब आपका पेलोरिक स्फिंक्टर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका एक स्टोमिक है, ठीक है, अगर ये रिलैक्स है तो खुराक यहाँ पे रहेगी, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो खुराक बाहर नहीं निकलेगी, तो क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करेगा। अब समझ आ गई है? हाँ जी, ऑन कर ले भैया, ओके। आगे आ जाओ। आगे आप लोगों ने जो चीज डिस्कस करनी है वो जनाब आप लोगों का मोटिलिन। एक बार ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिन पेप्टाइड जो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसको भी हमने डिस्कस नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा क्यों। मोटिलिन जो होता है इसका काम क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि ये जनाब मोस्टली आपका फास्टिंग के अंदर रिलीज होता है। किस वक्त रिलीज होता है? आपका एक तरह का फास्टिंग के अंदर रिलीज होता है। उसके बाद आप लोगों ने कहना होता है कि इसका मेन काम जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को बढ़ाना है, पेरिस्टालसिस एक्टिविटी को करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है। वो क्या एमसीक्यू आता है कि ये जनाब आप लोगों को एमसीक्यू आता है जो आपके डायबिटिक के पेशेंट होते हैं। मुझे अब आप लोगों ने बताना है, डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो गैस्ट्रिक मोटेलिटी होती है वो सही तरह नहीं होती। जब उनके अंदर गैस्ट्रिक मोटेलिटी सही नहीं होती तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। क्या कहते हैं? एक तरह का गैस्ट्रो
पैरेसिस, आप लोगों ने कहना उसके अंदर हम गैस्ट्रोपैरेसिस देखते होते हैं। अब बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा आया, जिस बंदे के अंदर आपको उसको शुगर है, शुगर की वजह से गैस्ट्रोपैरेसिस है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने कहना एरिथ्रोमाइसिन, आप लोगों ने कहना मेटक्लोप्रामाइड। मेटक्लोप्रामाइड एंड एरिथ्रोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गैस्ट्रोपैरेसिस पेशेंट। ठीक हो गया? तो इस वजह से क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, देखें जो शुगर के मरीज होते हैं उनके अंदर जो इंटेस्टाइन है वो सही तरह मूव नहीं करती, उनकी जो मोटेलिटी होती है वो कम हो जाती है। जब मोटेलिटी कम होती है तो जिसकी वजह से जो मैदा होता है वो गैस्ट्रोपैरेसिस में जाता है। गैस्ट्रोपैरेसिस का मतलब ये होता है कि वो खाना खाते हैं, खाना उनका ऊपर ही अटका रहता है, वो हजम ही नहीं होता, वो जनाब मूवमेंट ही नहीं होती, कंट्रैक्टिलिटी नहीं रहती बावल मूवमेंट के अंदर। अब देखें, अब जब ये कंट्रैक्टिलिटी नहीं रहती जो मोटिलिन काम करता होता है, ये जनाब आपकी एक तरह की मोटर एक्टिविटी को ज्यादा करता है, ये कंट्रैक्टिलिटी को ज्यादा करता होता है। ठीक हो गया? अब देखें, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को ज्यादा करता है, ये पेरिस्टालसिस को बढ़ाता होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पेशेंट आए जिसको जनाब गैस्ट्रोपैरेसिस है, तो ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या देंगे? हम देंगे जनाब एरिथ्रोमाइसिन या मेटक्लोप्रामाइड। ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये जनाब आपकी मोटेलिटी को ज्यादा करती हैं, ये आपने याद करना होता है, ये जनाब आपकी पेरिस्टालसिस की एक्टिविटी को ज्यादा करती होती हैं। तो यही बात थी जनाब। आप देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन से बनती होती हैं, आप लोगों ने कहना होता है प्रोड्यूस माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स करते होते हैं, उसके बाद फास्टिंग अंदर ज्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है जनाब यूज टू ट्रीट द स्मॉल इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ डायबिटिक का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आता होता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद आता है वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, क्या होता है? इसको हम कहते हैं वीआईपी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वीआईपी सलाइवा की सेक्रीशन करवाते हैं, आप लोगों ने ये याद करना है। वो बंदा जिसको जनाब वीआईपी की ट्यूमर हो जाए, इसको हम कहते हैं वाइपोमा, इसको हम कहते हैं एक तरह का वाइपोमा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और कुछ याद करो ना करो, वाइपोमा को लाजमी याद कीजिएगा। वाइपोमा के अंदर होता क्या है? वाइपोमा के अंदर होता है वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया होता है। वाइपोमा के अंदर होता है हाइपोक्लीमिया, वाइपोमा के अंदर होता है जनाब आपका अकाइलोराइडिया। क्या होता है? एक तरह का अकाइलोराइडिया। अकाइलोराइडिया होता है जब आपका एक तरह का अल्कली होना शुरू हो जाए, तो आप लोगों ने कहना है वाटरी डायरिया होगा, हाइपोक्लीमिया होगा, उसके बाद आप लोगों ने कहना अकाइलोराइडिया होगा। ये जनाब आपकी एक तरह की पेंक्रियास की ट्यूमर होती है। आप लोगों ने कहना है कि वाइपोमा एक पेंक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं उनकी ट्यूमर होती है, जिसके नतीजे में आप लोगों का वाटरी डायरिया होता है, हाइपोक्लीमिया होता है, अकाइलोराइडिया होता है। ये जनाब तीन चीजें जो है ये आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस करनी, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके कभी कभी आता भी होता है कि ये वाइपोमा होता है, वाटरी डायरिया। ठीक है? पानी की तरह का डायरिया। ठीक हो गया? उसके बाद क्या है? हाइपोक्लीमिया। और क्या होता है? एक तरह का आप लोगों ने कहना है अकाइलोराइडिया, यानी कलकली होना शुरू हो जाता है। ये सारा हम उसके अंदर देखते होते हैं। अब देखें इसके अंदर है क्या? इसके अंदर जनाब आप लोगों ने ये कहना है कि ये बेसिकली आपके जो गाल ब्लैडर होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। इसको जो ज्यादा करता है वो कौन ज्यादा करता है? इंटेस्टाइन के अंदर जब वाटर होते हैं वो इसकी एक्टिविटी को ज्यादा करते होते हैं। ठीक हो गया? मतलब कि इसका मेन काम क्या होता है? इंटेस्टाइनल वाटर जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की सेक्रीशन को ज्यादा से ज्यादा करना। उसके बाद इसका काम क्या होता है? इसका काम भी होता है कि हाँ जी जनाब, इसका मेन काम सेक्रीशन के साथ है, सलाइवा की सेक्रीशन जैसा कि ज्यादा करना। आपने देखा कि एक क्वेश्चन आता है कि सलाइवरी ग्लैंड की जो सेक्रीशन करवाता है वो कौन करवाता है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने कहना है वीआईपी, इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद जो अक्सर पूछ रहता है वो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये जनाब इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता होता है और स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करता है। यहाँ पे क्या? इंटेस्टाइनल वाटरी एंड इलेक्ट्रोलाइट सेक्रीशन, रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स एंड स्फिंक्टर। उसके बाद हाई क्या होती है? हाई बाय डाइजेशन एंड वेगल स्टिमुलेशन, हाई लो बाय। इसकी सेक्रीशन कब ज्यादा होती है? जिस वक्त वेगल स्टिमुलेशन की वजह से डिस्टेंशन ज्यादा होगी उस वक्त। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब डिस्टेंशन ज्यादा होगी तो उस वक्त क्या है? खुराक को अब हजम करना है। जब खुराक को हजम करना है तो क्या? सेक्रीशन की जरूरत है। तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद जनाब इंटेस्टाइनल वाटर की सेक्रीशन की जरूरत होती है। तो ये उस वक्त होता है, आप लोगों ने कहना उस वक्त। और लो कब होती है? एड्रीनर्जिक इनपुट के जरिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब वाइपोमा है क्या? वाइपोमा एक ट्यूमर होती है आपके पैंक्रियास की, उसको हम वाइपोमा कहते हैं, जिसके अंदर वाटरी डायरिया, अकाइलोराइडिया, उसके बाद जनाब आप लोगों ने कहना होता है हाइपोक्लीमिया। ये तीनों चीजें हम उसके अंदर देखते हैं। पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल का वाटर इलेक्ट्रोलाइट सेक्रीशन होती है। उसके बाद जनाब आपके इंटेस्टाइन के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन काम क्या होता है? रिलैक्सेशन करना, सिंपल। अब देखिए आप लोगों ने एक डिजीज डिस्कस की थी जिसका नाम था आक्लेजिया। आक्लेजिया के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, अगर नहीं डिस्कस की तो वो आगे जाकर जनाब आपके
पैथोलॉजी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अक्लेजिया के अंदर क्या होता है कि आपके ये वाले जो है फॉर एग्जांपल लोअर एसोफेजियस जो होते हैं वो सही तरह काम नहीं करते। लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसकी जो टोन होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक हो गया उसके अंदर। अब देखें जब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन ज्यादा होगी तो जो खुराक होगी वो सही तरह स्टोमिक के अंदर नहीं आएगी। जब सही तरह खुराक स्टोमिक के अंदर नहीं आएगी तो खुराक वापस जाएगी, जब खुराक वापस आएगी तो रीगर्जिटेशन होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तरह की रीगर्जिटेशन होगी। अब देखें ये कंडीशन क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करते हैं, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन को ज्यादा करते हैं, उसके बाद लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो खुराक होगी वो जनाब आपका एक तरह का स्टोमिक से क्या होगी, एक तरह की नीचे चले जाएगी। क्या कह रहे हो 8 से 10 सेकंड में, जो खुराक होगी वो क्या होगा, वो एक तरह की ऊपर से नीचे चले जाएगी, ये आपको पता। लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सेक्रेशन इज इम्प्लीकेटेड इन हाई लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन आक्लेजिया। तो हम ये क्लास आक्लेजिया के अंदर आपका यूज करते होते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाँ जी जनाब आप किस वक्त इसका यूज होता है, तो आपने कहना आक्लेजिया के अंदर। अब एक बंदा है जिसको हमने कहना है कि भूख लगवानी है। जब इस बंदे को भूख नहीं लगती, भूख लगवाने वाला जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम है ग्रेलिन, ठीक हो गया, स्टोमिक से रिलीज होता है। जब आप फास्टिंग कंडीशन में हो, जब आपने फूड कम है उस वक्त ये जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का ग्रेलिन जो होता है वो एक तरह का रिलीज होता है। आपके एक सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम के अंदर पता क्या होता है, हाइपरफेजिया होता है। हाइपरफेजिया का मतलब क्या है कि बंदा जो होता है वो बहुत ज्यादा खाता है। मतलब कि ये किसके अंदर था, पार्डर विली सिंड्रोम के अंदर। मतलब कि ये एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं पार्डर विली सिंड्रोम। ये पार्डर विली सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हाइपरफेजिया होता है। इस बंदे के, इस डिजीज के अंदर बंदा बहुत ज्यादा खाता है, ठीक हो गया, ये आप लिखना है, आप लोगों ने, आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर क्या हार्मोन ज्यादा होता है, ग्रेलिन जो होता है उसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है। जब ग्रेलिन की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो ग्लूकोज जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कहना होता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, लोग आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, और भाई जिधर से रिलीज होता है वो पार्ट ही ना रहा तो क्या फिर क्या होगा, फिर जनाब बंदे को भूख नहीं लगेगी, समझ आ गई है। अब ग्रेलिन जो बनता था वो रिलीज ही नहीं हो रहा। जब ग्रेलिन साहब रिलीज ही नहीं हो रहे तो क्या है, सिंपल सी बात है, जब ग्रेलिन साहब रिलीज ही नहीं हो गया तो इसके नतीजे में आप लोगों ने ये बात करनी है कि जब ग्रेलिन साहब रिलीज नहीं होंगे तो बंदे को भूख लगेगी। तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के अंदर हम जनाब इसका वेट देखते होते हैं। अब आ